बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। हमारा कोर्स जो है वो 9th क्लास का है और इसमें 17 चैप्टर्स हैं। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास टॉपिक जो है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। जब थोड़ा हम लोग मैट्रिसेस की डेफिनेशन को और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मैट्रिसेस क्यों इन्वेंट हुए, किसने इन्वेंट किए और उसके रीज़न क्या थे और उसके पीछे उसकी बेसिक वजूहत क्या थी और उससे हम लोग क्या एडवांटेज ले सकते हैं या क्या कुछ हमने उसका एडवांटेज लिया है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन से। तो ये सामने मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की। नॉर्मली यही है, द अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स और लेटर्स in the form of rows and columns in a rectangular array enclosed in a square brackets is called a matrix। अब जैसा कि वाज़े तौर पर नीचे मैंने मैट्रिक्स की एक शेप बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स को या लेटर्स को इन्वॉल्व किया इसके अंदर, और उन लेटर्स को या उन नंबर्स को मैंने रोज और कॉलम्स, ये आपके सामने 1 2 3 रो में है, ए बी 8 रो में है, जबकि 1 और ए 2 और बी 3 और 8 ये सारे हमारे पास कॉलम्स में है। तो हमने यहाँ पे नंबर्स या लेटर्स को अरेंज किया रोज की शक्ल में और कॉलम्स की शक्ल में, और उसके बाद रेक्टेंगुलर एरे के अंदर इनक्लोज किया है। ठीक है, लेंथ भी है विड्थ भी है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हमने इसको क्लोज किया और इनक्लोज्ड बंद किया है। इस सारे को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपके सामने हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया। इनक्लोज करने का मकसद ये होता है कि ये मैट्रिसेस किसी दूसरे इसके एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स ना हो, डिफरेंट रहें, अलग रहें। इसी तरह अगर मैं कोई और मैट्रिक्स लिखता हूँ, कोई और एलिमेंट्स में अरेंज करता हूँ, तो याद रखें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से अलग करने के लिए हम लोग उसकी लेबलिंग करते हैं बाय रूल्स। जैसा कि शुरू में डिफाइन किया गया वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि इसका नाम आप कैपिटल ए रख लें, किसी का नाम आप कैपिटल लेटर्स में बी रख दें, सी रख दें। अगर आप उर्दू अल्फाबेट्स अलिफ बे पे रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है। तो बाय रूल्स जो स्टार्टिंग से किया गया वो यही था कि ए और बी रखा गया। अब ये हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर है या लेटर्स है, और किस तरह हमने इसको रोज में और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज किया। यहाँ मैं थोड़ा सा रोज और कॉलम्स को डिफाइन कर दूं। आम रूटीन में हम लोग रो जो है वो लाइन को या कतार को कहते हैं। तो ये आपके सामने, ये हमने अगर एक लाइन ड्रा करें तो 1 2 3 पहली लाइन में आ गया, ए बी 8 दूसरी लाइन में आ गया। इसी तरह यहाँ पर 1 5 -1 7 √3 एंड 2/5, ये सारा हमारे पास तीसरी लाइन में आ रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 ये लाइनों के अंदर या रोज के अंदर है। इसी तरह कॉलम को उर्दू में भी कॉलम कहा जाता है। 1 और ए, 2 और बी, 3 और 8 ये हमारे पास कॉलम्स में अरेंज किए गए हैं। तो ठीक है बेटा, इस कॉलम को जो है हम लोग उर्दू में भी कॉलम ही कहा जाता है। तो ये लेंथ में होता है, ये लंबाई में ऊंचाई की तरफ से होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहा जाएगा। याद रखें मैथ्स में और इंग्लिश में हमेशा एलिमेंट्स की काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। तो ये पहली लाइन का पहला एलिमेंट, ये पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट, ये पहली रो का कहते हैं आपके तीसरा एलिमेंट है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड डेफिनेशन और किस तरह उसको हम लोग रोज या कॉलम्स में लिखते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैट्रिक्स के अंदर होती है वो होता है उस मैट्रिक्स का आर्डर, कि किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान होती है, और उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ
डिफरेंस रखता है, डिफरेंस आता है उसके साथ कि कौन किसके साथ एडजस्ट हो सकता है, कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ रिलेशन आ सकते हैं, वो सारे की सारी चीजें मैट्रिसेस के ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 रोज हैं और 3 आपके सामने कॉलम्स हैं। नॉर्मली मैट्रिक्स की रो को हम लोग इंग्लिश लेटर एम से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को इंग्लिश लेटर एन से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारे पास लिखा गया, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये जो बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ये जस्ट क्रॉस के लिए पढ़ा जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। एम स्टैंड फॉर रोज एंड एन स्टैंड फॉर कॉलम्स। मजीद अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर भी दें कि 2 3 द 6 बनता है, तो 2 3 द 6 का मतलब होगा कि इसके अंदर जो टोटल एंट्रीज है वो 6 है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑर्डर की तरतीब है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो हमेशा टॉप टू बॉटम काउंट होगी। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। और कॉलम हमेशा लेफ्ट टू राइट काउंट होगा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर जो रोज की तादाद है वो 3 है और जो कॉलम्स की तादाद है वो 2 है। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। यहाँ पर भी यहाँ 2 क्रॉस 3 है, यहाँ आपके सामने 3 क्रॉस 2 है। तो एलिमेंट्स की तादाद 2 3 द 6, इसमें भी 6 एलिमेंट, 3 2 द 6, इसमें भी 6 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की तादाद तो एक जितनी है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट्स बता रही है कि ये कोई और शक्ल बन रही है रेक्टेंगल की और ये कोई और शक्ल का रेक्टेंगल बन रहा है। आपके सामने ये हाथ को मैंने इस तरह रखा, उसी हाथ को मैंने इस तरह रख दिया, तो अब पोजीशन के लिहाज से फर्क हो गया। यहाँ पर ये कोई और स्पेस ले रहा है, यहाँ पर ये कोई और स्पेस ले रहा है। तो एक ही हाथ की आपके सामने जो है शेप चेंज करने से एलिमेंट्स वही हैं, जस्ट शेप चेंज की, ऑर्डर चेंज किया। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से या वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से डिफरेंट हो गया, जुदा हो गया। ये हमारे सामने है। तो यहाँ पर दोबारा आखिरी दफा रिपीट कर देते हैं, अरेंजमेंट्स of numbers or letters in the form of rows and columns। रोज और कॉलम्स की शक्ल में आपने नंबर्स को या लेटर्स को अरेंज करना होगा किसी भी रेक्टेंगुलर एरे के अंदर और उसको इनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम हमारे सामने ये जो ब्रैकेट्स हैं स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस कहलाती हैं। दूसरी तरफ ये जो ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स या मिडिल ब्रैकेट्स कहलाती हैं। और ये ब्रैकेट्स हमारे सामने जो है ये बिग ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाती हैं। तो मैथ्स के अंदर हर ब्रैकेट्स का अपना रोल होता है। डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। तो फिलहाल हम लोग ध्यान में रखें, ये ब्रैकेट्स आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर या भी सेट्स के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। तो इस तरह ये ब्रैकेट्स जो है मैट्रिसेस के लिए भी यूज होती हैं और भी बहुत सारे केसेस में बहुत सारे दूसरे पर्पस के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग डिफरेंट ऑर्डर्स की बेस पे डिफरेंट मैट्रिसेस के नाम हम लोग डिस्कस करेंगे। उनको मैं आपके सामने थोड़ा डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को मजीद डिस्कस कर लेते हैं ताकि वाज़ेह रहे। अब जैसे ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 5 -7। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली चलें, लाइन के अंदर चलें, तो एक ही लाइन ड्रा हो रही है। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल चलें तो 3 लाइनें आपके सामने ड्रा हो रही हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो ऑर्डर की तरतीब जानते हैं रोज क्रॉस कॉलम्स। तो यहाँ पर रोज की तादाद आपके सामने जिसको हमने इंग्लिश अल्फाबेट एम से डिनोट किया, कॉलम्स जिसको हमने एन से डिनोट किया। तो एम की तादाद 1 है और कॉलम्स की तादाद 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हुआ। इसी तरह अगर मैं इस तरह यही एलिमेंट्स इस तरह लिख दूं, तो अब अगर हम हॉरिजॉन्टली चलें तो टॉप टू बॉटम हमारे पास 3 लाइनें 3 रोज बन रही हैं। तो इसके अंदर जो रोज की तादाद है वो 3 है और जो कॉलम्स की तादाद है वो 1 है, क्योंकि वर्टिकली एक लाइन आ रही है। तो ये हमारे पास थोड़ा मजीद हमने कंसेप्ट डिस्कस किया रोज और कॉलम्स का या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिसेस के अंदर।
क्योंकि इसी की बेस पे मैट्रिसेस की डिस्टिंग्विश होती है। मैट्रिसेस का सारा अलजबरा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो सारे का सारा ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अब इसके जो ऑर्डर की बेस पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैं वर्बली बता देता हूँ, बहुत आसान है। कि सपोज करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2, या कोई और मैट्रिक्स है 0 1 3, जस्ट 5 कह दें, कोई भी हम लोग इसमें एंट्रीज ले लेते हैं। अब आपके सामने जो पहला मैट्रिक्स है जिसकी चले साथ लेबलिंग कर ले, ए बी सी और डी, ये 4 मैट्रिक्स हमने लिख दिए। अगर हम ए का ऑर्डर डिस्कस करें तो एक रो है और ये m क्रॉस n हम लिख लेते हैं रोज और कॉलम के लिए, एक रोज और 2 कॉलम। अगेन इसमें एक रो और 3 कॉलम है। इसी तरह इसमें एक रो और 1 कॉलम है और इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। तो ये डिफरेंट मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखे, उनके ऑर्डर लिखे। अब जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 क्रॉस 2, दूसरा 1 क्रॉस 3, तीसरा 1 क्रॉस 1 और चौथा 2 क्रॉस 3। इन पहले 3 मैट्रिसेस में अगर हम देखें तो हर एक में एक रो है, कॉलम की तादाद डिफरेंट है, आखिरी मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 है। तो एक आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो हो तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये पहला मैट्रिक्स ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। जबकि ये जो तीसरा आखिरी 4th मैट्रिक्स है डी, इसमें क्योंकि रोज की तादाद एक नहीं है, लिहाजा ये मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है। तो ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं इनको हम लोग कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन क्लियर रखें कि इफ देयर इज ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स देन दिस मैट्रिक्स या सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो वो मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अब ये जो आखिरी मैट्रिक्स है इसमें एक रो नहीं है, लिहाजा ये मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो ज़हन में रखें। अब इसमें ये चीज भी जरा ज़हन में रखिएगा कि अगर हम लोग कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है तो इस रो मैट्रिक्स के लिहाज से हमारे पास डेफिनेशन कहती है कि अगर उसमें सिर्फ एक रो हो, तो अगर एक रो हो तो कॉलम के ऊपर हम कोई इसकी डेफिनेशन के अंदर हम बात नहीं कर रहे। कॉलम्स की तादाद 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है वो सिर्फ रो मैट्रिक्स के साथ डिस्कस करना है, उसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखना है। तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो हो तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी सेम वे से अगर हम लोग ये कहें कि किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ आपको कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स लिखकर दिखाता हूँ। सपोज करें ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 0, ये इसकी इंक्रीज में लिख रहा हूँ, जस्ट अगेन 5 कर दें और कोई दूसरा लिख लें 1 2 5 7। अब ये पहला मैट्रिक्स, इसके अंदर रोज की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 1 है। इसमें रोज की तादाद ओवरऑल 3, कॉलम की तादाद 1। इसमें रोज की तादाद 1 और कॉलम की तादाद भी 1। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम। तो जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसमें हम लोगों ने कहा था कि हर वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी सेम वे से हर वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और याद रखें कि जब आप डेफिनेशन कह रहे हैं तो डेफिनेशन में हमने कहा है कि हर वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, तो उस वक्त हमने रो को बिल्कुल इग्नोर करना है। रोज की तादाद 1 हो, 2 हो, 5 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस डेफिनेशन को आप फॉलो कर रहे हैं उसी डेफिनेशन के अंदर रहेंगे। तो बाय डेफिनेशन इफ देयर इज ओनली वन कॉलम then such matrix is called column matrix। एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें रोज डिफरेंट है, पहले इसमें 2 रोज है, इसमें 3 रोज है, इसमें एक रो है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, हमने जस्ट इसको देखना है जहन में कि कॉलम्स की तादाद कितनी है। अगर कॉलम 1 है तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है।
तो आपके सामने ये कॉलम मैट्रिक्स, जबकि इसमें कॉलम्स की तादाद एक नहीं है, तो हम लोग मजबूर हैं, हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। तो रो मैट्रिक्स, हर वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। इसी तरह हर वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा देखें इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और एक कॉलम है। तो अगर हम रो की उसके लिहाज से डेफिनेशन कहें कि जैसा कि इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम कॉलम के लिहाज से डेफिनेशन बताने की कोशिश करें और हम कहें कि जैसा कि इसके अंदर एक कॉलम है तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो डिपेंड करता है आप इसको किस व्यू से देख रहे हैं। अगर आप इसको रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये रो मैट्रिक्स, अगर आप इसको कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे से देख रहे हैं, किस डेफिनेशन के तहत फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से इसका नाम बनता है। मजीद इसके अंदर अब अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल, आपने इसे पहले ज्योमेट्रिकली भी जानते हैं कि इफ लेंथ एंड विड्थ आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। इफ लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो यहाँ पर रोज जो है वो लेंथ होती है, जो कॉलम्स होते हैं वो विड्थ होते हैं। तो अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो, लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर रोज और कॉलम इक्वल हो जाएं तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि इसमें देखें रोज और कॉलम की तादाद सेम है, लिहाजा ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ भी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है, ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, यहाँ पर भी रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये मैट्रिसेस हमारे पास इस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, जबकि आखिरी दो मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ओवरऑल अब तक हमने चार डेफिनेशन डिस्कस की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, हर वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो हो। हर वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम हो। इसी तरह हर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। और हर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। तो ये चार डेफिनेशंस आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन फिलहाल हम कुछ स्पेसिफिक जो मखसूस एक्सरसाइज 1.1 तक हमारे पास रिलेटेड काम है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से ही मैं वाज़ेह है कि जीरो मैट्रिक्स, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स आर जीरो, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, रो मैट्रिक है या कॉलम मैट्रिक्स है, किसी भी शक्ल का है, अगर उसकी सारी एंट्री जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को आप जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज कहते हैं उसके एलिमेंट्स को, उसके जो भी उसके अरकान हो, रुकन हो, ये सारे की सारी इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। तो तमाम एंट्रीज हर मैट्रिक्स की जीरो है, तो ये सारे के सारे जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब एक मैट्रिक्स को आप एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है, लिहाजा ये रो मैट्रिक्स भी है, लेकिन क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, लिहाजा इसको साथ में आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है, ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स भी है। इसके अंदर एक कॉलम है, लिहाजा ये जो सी मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और साथ साथ जीरो मैट्रिक्स भी है। इसके अंदर एक रो है, लिहाजा आप इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप कहते हैं जी नहीं इसके अंदर एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहला सकता है। अगर आप ये डेफिनेशन कहते हैं कि इसके अंदर जो भी एंट्री है वो सारे की सारी जीरो है, तो ठीक है, आप इसको जीरो मैट्रिक्स कह दें। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर सारी एंट्रीज जीरो हैं, लिहाजा ये जीरो मैट्रिक्स।
लेकिन रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर है, 2 रोज हैं 2 कॉलम से, लिहाजा इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जिस तरह हर इंसान का एक जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिश्तों के लिहाज से वो पहचाना जाता है, डिपेंड करता है वो कहाँ पर है। अगर मैं अपने उस्तादों के सामने खड़ा हूँ तो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, अगर अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हूँ एज ए टीचर हूँ, एज ए अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हूँ एज ए सन खड़ा हूँ, अगर अपने बच्चों के सामने खड़ा हूँ एज ए फादर खड़ा हूँ। तो डिपेंड करता है रिश्ता एक इंसान का मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिश्तों में वो मुंसलिक है। तो डिपेंड करता है आप किस जगह पर किस पॉइंट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे उसको चेक कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी है, आप उसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक कर रहे हैं। अगर आप उसको रो मैट्रिक्स के लिहाज से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एक रो है तो आपके लिए वो रो मैट्रिक्स है, अगर वो एक कॉलम के लिहाज से आप उसको देखते हैं तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये आपके सामने है, एक मैट्रिक्स के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त पर आप उसको एक ही नाम देंगे जिस डेफिनेशन के लिहाज से आप उसको देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपके सामने है, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की। फिर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स जो थे, जो सारे के सारे डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे, जैसा ऑर्डर होगा वैसा उसका नाम लिखा जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर हमें एक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो कि मैट्रिक्स बनता कैसे है, लिखा कैसे जाता है उसके अंदर, तो उसके साथ साथ फिर ये उसके मुख्तलिफ ऑर्डर के लिहाज से उसकी जो मुख्तलिफ हमारे पास नाम बनते हैं, उसकी टाइप्स बनती हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के लिए हमें मजीद अगर किसी डेफिनेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हम एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेंगे, और वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के लिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कब कोई मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। जिस तरह आम रूटीन में आप दो चीज़ों को उसी वक्त बराबर कहते हैं कि जब वो बिल्कुल एक जैसी है। कुर्सी कुर्सी के इक्वल तभी होगी जब उसके दायरे साइज एक जैसा हो, बैक एक जैसी हो, हैंडल्स एक जैसे हो, हर तरह की वो चीजें एक जैसी हो, वो चेयर्स इक्वल हैं। इसी तरह और बहुत सारी हमारे पास बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। मैट्रिसेस के अंदर जरा ध्यान में रखें, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरी चीज, उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम। ठीक है, जैसे ये देखें, एक मैट्रिक्स मेरे पास है ए 1 2 5 7 0 1, जबकि दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास हो 1 2 5 7 1 0। अब ए का ऑर्डर जो हमारे पास है वो है 3x2 और बी का ऑर्डर भी मेरे पास है 3x2। तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर बिल्कुल इक्वल है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब हम लोग चेक करेंगे इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। कोरिस्पोंडिंग मींस रिलेटेड या मुताल्लिका, जिसका जिसके साथ ताल्लुक बने। तो देखें, पहली रो का पहला एलिमेंट, वहां से भी पहली रो का पहला एलिमेंट, दोनों सेम। पहली रो का दूसरा एलिमेंट, यहाँ से पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स का भी सेम होना जरूरी है। लेकिन एट द एंड थर्ड रो को चेक करें तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है। एलिमेंट्स तो वही है लेकिन तरतीब बदली हुई है, और जैसा कि इनकी तरतीब बदली हुई है लिहाजा हम लोग इनको इक्वल नहीं कह सकते। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट बराबर नहीं है उसके सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के। तो ये ए और बी ऑर्डर सेम है, ऑलमोस्ट एलिमेंट भी सेम है, लेकिन तरतीब में फर्क। तो ए और बी इक्वल नहीं है। दो मैट्रिसेस सिर्फ उसी शक्ल में इक्वल हो सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ साथ उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने इनके एलिमेंट सेम किए। अब ये दो मैट्रिसेस 100% इक्वल कहलाएंगे। ए इज इक्वल टू बी। तो मैट्रिसेस का इक्वलिटी जो है वो उसी सूरत में है जब ऑर्डर सेम हो और उसके साथ साथ उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम। अब मजीद इसमें हम जो इक्वेट करने का तरीकाकार होगा वो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर हमने अभी जैसा कि कहा कि इक्वालिटी के लिए एलिमेंट्स का सेम होना भी जरूरी है और ऑर्डर का सेम होना। अब यहाँ से हम लोग देखें कि ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं हैं। इसमें दो अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए जिनको मैथ्स की लैंग्वेज में हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स मीन्स चेंज, तगय्युर उर्दू में उनको कहा जाता है तगय्युरात।
हर वो अल्फाबेट्स जो अपनी फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखते उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। द नंबर्स आर सिंबल्स व्हिच कैन चेंज देयर वैल्यूज, ये अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। सी कोई किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। अब सवाल ये है कि ए और बी कब इक्वल होंगे। तो हम बाय डेफिनेशन जानते हैं दो मैट्रिसेस सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होते हैं जब उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हों। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसी तरह तमाम एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब ये इक्वल हो सकते हैं अगर सी इसके बराबर हो, यानी सी जो है वो 0 हो जाए और डी की जगह पर हम 1 रख दें, तो ये मैट्रिसेस भी इक्वल हो सकते हैं। जैसे सपोज करें मैंने सी की जगह पर 0 रखा, लेकिन डी की जगह पर 1 के बजाय 2 रखा, तो अब इसमें सारे एलिमेंट सेम है सिवाय इस आखिरी के, लिहाजा ये फिर इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो एस जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस C must be equal to 0 and D must be equal to 1। तो ये आपके सामने नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्डर के बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज के अंदर 1.1 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें उसने टाइप्स पूछी है और उसने कहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए जरा सुन लें, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है। उसके लिए सॉरी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये है, तो मैं गलती से 1.2 बोल चुका था। तो एक्सरसाइज 1.1 इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो है फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर तमाम मैट्रिसेस लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं कुछ मैट्रिसेस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला मैट्रिक्स हमारे पास है ए और इसके एलिमेंट्स 2 3 -5 6। इसका आर्डर डिस्कस करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस दीज कॉल्ड रोज, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो रोज की तादाद जिनको हम m कहते हैं वो 2 है। इसी तरह कॉलम्स जो कि वर्टिकली आएंगे, तो वर्टिकल लाइनें भी 2 हैं, तो उसकी तादाद भी 2। तो इसका आर्डर जो ओवरऑल बनता है वो बनता है 2 क्रॉस 2। इसके बाद बी पार्ट वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स सी, इसका आर्डर डिस्कस करना है। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रो कहलाती है वो 1 है, वर्टिकल लाइन जो कि कॉलम कहलाती है वो 2 है। तो इसका आर्डर हमारे सामने है 1 क्रॉस 2। इसी तरह ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, पार्ट नंबर 4 कहते हैं, नाम इसने नंबरिंग नहीं दी हुई। अब इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करें तो वो 3 है, वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो 1 है। तो हमारे पास जो इसका आर्डर बनता है वो 3 क्रॉस 1 है। इसी तरह बाकी आर्डर्स आप लोग देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इसमें काफी सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो बाय डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। इसमें टोटल 10 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जिनमें से हमने बताना है कि उन 10 मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। तो याद रखें जो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि दो मैट्रिसेस सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होते हैं जब उनकी रोज इक्वल हों और उनके कॉलम्स इक्वल हों और साथ साथ उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हों। तो इसको सॉल्व करते वक्त आपने एक छोटा सा काम करना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है ये एक ही एलिमेंट है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करके फाइनल करेंगे। तो ये एलिमेंट बनता है 5 और इसको अगर हम देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो भी 3 है। तो ए और सी इनका आर्डर तो सेम है लेकिन इनके एलिमेंट सेम नहीं है, तो ए और सी इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह कोई और मैट्रिक्स देखें जिसका आर्डर 1 क्रॉस 1 हो, तो हमारे पास इसके बाद इनमें और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका आर्डर 1 क्रॉस 1 हो। तो ए के इक्वल कोई मैट्रिक्स नहीं, बल्कि सॉरी 5 - 2 यहाँ पर 3। तो ये आपके सामने ए और सी इक्वल हो चुका, इनका आर्डर भी सेम है और इनका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है।
लिहाजा ये हमारे पास A इज इक्वल टू C। इनके अलावा कोई और ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो, तो बाकी किसी का भी इनके बराबर होना मुमकिन नहीं है। फिर हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैं ऑर्डर वाइज मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 3, 5। इसके बाद इसका ऑर्डर आपके सामने एक रो है 2 कॉलम से 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 का इसके बाद अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो वो डी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 5, 3। इसके अलावा अगर कोई इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो आई मैट्रिक्स है 3 और साथ में लिखा हुआ है 3+2। तो आई को अगर हम फाइनल करके लिखे, सिंपलीफाई करें, तो ये हमारे पास 3, 5 आता है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 हो। तो देखें ये एलिमेंट ऑर्डर सेम, इसका ऑर्डर भी वही है, इसका ऑर्डर भी वही है। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स तो 3 के इक्वल, 5 के इक्वल, इसकी तरतीब उलट है। तो हम इस सारे को फॉलो करके कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू I बट दीज बोथ आर नॉट इक्वल टू D। ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन D के बराबर नहीं है। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने A, B और C और D की वैल्यूज फाइंड करनी है, उनको हम लोग बाय इक्वेट करेंगे। जरा देखिए किस तरह वो सवाल होता है। और पेपर के लिहाज से हमारे पास ये जो पार्ट है D, इसमें आपसे जो है पेपर में MCQs पूछा जा सकता है। और पहले 3 नंबर के पार्ट्स आते थे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन अब क्योंकि पार्ट्स का वैल्यू बढ़ गई है, 4 नंबर का पार्ट हो गया है, तो 4 नंबर के लिए इसका आना मुश्किल है। ये आपके सामने मैंने 2 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। जैसा कि इक्वल का निशान सवाल के अंदर ही हमें दिया गया है, तो हम वो कह रहा है कि अगर ये इक्वल हो, आप A, B और C और D की इन 4 की वैल्यूज बता दें। तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड। तो हम यहाँ पर जस्ट ये कहेंगे फॉर इक्वालिटी we must have A plus C is equal to 0, then A plus 2B is equal to -7 and C minus 1 must be equal to 3 and finally 4D minus 6 is equal to 2D। अब ये 4 हमारे पास रिजल्ट्स है। इन 4 रिजल्ट्स को यूज करके हम इनकी वैल्यूज लेंगे। फिलहाल अब हम अपनी आसानी के लिए इनकी इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं और इन इक्वेशंस की नंबरिंग आपके सामने। अब इसमें से हम सबसे पहले उन इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर लेते हैं कि जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट है। इसमें A और C 2 अल्फाबेट, अभी सॉल्व नहीं होगा। इसमें A और B 2 अल्फाबेट्स, अभी सॉल्व नहीं होगा। इसको देखें, इसमें एक अल्फाबेट है, तो हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C minus 1 is equal to 3। अब इसमें ये -1, इसको अगर हम इक्वल के उस तरफ लिखा जाए तो जिस तरह कैंसिलेशन लॉ यूज करते हैं, तो ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का होगा और हमारे पास फाइनली C की जो वैल्यू आ रही है वो 4 होगी। इसी तरह कोई और इक्वेशन ले जिसमें एक अल्फाबेट ओवरऑल इस्तेमाल हुआ हो, तो ये दूसरा हमारे पास D है, तो इसकी वैल्यू है 4D minus 6 is equal to 2D। तो D वाले एक तरफ कर लें, इसको इक्वल के इस तरफ क्रॉस करें और नंबर को वहां ले जाएं। 4D minus 2D is equal to 6। 4D में से 2D चला जाए तो 2D is equal to 6। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है बाय कैंसिलेशन लॉ, इसको वहां लिखें तो डिवाइड करेगा और 2 1 दा 2 3 दा, तो D की वैल्यू मेरे पास 3 आ। अब C की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 so that 1 implies A प्लस C की जगह 4 लिखा इज इक्वल टू 0। 4 को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास A की वैल्यू आ गई। सेम इसी वे से D की इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर A की इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर दें तो हमें D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास होगा A B C D, ये हमारे पास 4 रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, फीडबैक के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपके सामने
मैट्रिसेस इसके अंदर जो हमने टॉपिक आज डिस्कस किए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके अलावा 5 बेसिक डेफिनेशंस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में हमने पहले सवाल के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के आर्डर को बताया, दूसरे सवाल के अंदर हमने बताया कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। उसके लिए बेसिक कंडीशन यही है कि उनकी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो और फिर उसके अलावा उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल रखने हो तो उसके लिए इक्वेट करके आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए यही कुछ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड तमाम डेफिनेशंस और एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।